नमस्कार, सीधा संवाद में आप सभी का स्वागत है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के अब 50 साल पूरे हो रहे हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध में असल की जो लड़ाई थी, असल उत्तर की जो लड़ाई थी, उसने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। आज हम असल उत्तर की इसी लड़ाई पर बात करेंगे और 1965 के युद्ध के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय कर्नल रसूल खान साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया कर्नल साहब। तो आप शामिल थे असल उत्तर की उस जंग में, जो कि बहुत ही एक निर्णायक जंग मानी जाती है, बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाँ। जी, तो ये बताइए कि उस समय कहाँ पर थे आप और क्या कुछ उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आप हमें बता सकते हैं? देखिए, उस लड़ाई को समझने के लिए थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड 1962 में, जैसा आपको याद है कि हमें काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उसके बाद जो है काफ़ी एक्शंस लिए गए और फौज भी बढ़ी और बड़ी सख्त ट्रेनिंग की हम लोगों ने। मेरी बटालियन उस वक्त 4 ग्रेनेडियर्स थागला रिज पर थी और उसके बाद उस जंग के ख़त्म होने के बाद अम्बाला आए हम। और 1965 में अगर आपको याद हो तो गर्मी के शुरू में, यानी कि अप्रैल मई के अंदर जो है पाकिस्तान ने कच्छ के अंदर अपने टैंक जो है लॉन्च किए थे और उस वक्त पूरी इंडियन आर्मी मोबिलाइज हुई थी, लेकिन उस वक्त जंग नहीं हुई और वापस आ गए। लेकिन अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने अपने घुसपैठिए जम्मू कश्मीर के अंदर भेजे। तो उसका जवाब देने के लिए जो है पूरी फौज को मोबिलाइज किया गया और हमारी बटालियन, जो कि 4 माउंटेन ड्यू का एक हिस्सा थी, वो खेमकरन कसूर सेक्टर के अंदर डिप्लॉय हुए। अच्छा। और हम उस वक्त जो है ना, भारत ने, हमारे मुल्क ने बड़ा सख्त कदम उठाया और हमले की जो है स्कीम बनाई। पाकिस्तान ने चनाब और सतलुज को जोड़ने के लिए एक कैनाल बनाई जिसका उस वक्त नाम चौगिल था, आजकल उसे BRB कैनाल कहते हैं। और उसका डिफेंस पोटेंशियल भी बहुत था, वो एक तरीके से लाहौर के लिए शील्ड थी। अच्छा। तो हमारे जो है पंजाब में हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम इचोगिल कैनाल को जाके पकड़े। अच्छा। और फिर जैसा माहौल बनता है उसके आगे ऑपरेशंस को डेवलप करें। जी। तो मेरी बटालियन जो है वो इचोगिल कैनाल के एक जगह थे पन्नू कहलाता है। थे आप? हाँ। लेकिन आप तो जैसे बता रहे थे कि आप नेफा में थी बटालियन। नहीं, नेफा तो मैं तो 1962 में थी। 1962 में। जैसे आप कह रहे थे कि माउंटेन्स की लड़ाई का हाँ, बड़ा प्रशिक्षण तो लिया हमने तो लेकिन लड़ाई जो लड़नी पड़ी तो वो मैदान पर मैदान में लड़ी और उसी लिहाज से जो है ना, हमारा इक्विपमेंट भी उसी लिहाज से था। अच्छा। यानी कि हमारे पास जो एंटी टैंक वेपन होना चाहिए इन्फेंट्री के पास, वो नहीं था। हमारे पास एक छोटा हथियार था जिसे 57 मिलीमीटर RCL कहते हैं, जो कि गाड़ियों के ऊपर फायर की जा सकती हैं। लेकिन टैंकों को बर्बाद करने के लिए जो हथियार है उसको 106 मिलीमीटर RCL गन कहते हैं। वो हम लोगों ने लड़ाई में जाते जाते कलेक्ट की। ओहो। और वो 7 तारीख को वहाँ पे पहुँची। अच्छा। जैसा मैंने अर्ज किया कि हमारी फौज ने पक्का मतलब इरादा किया कि पाकिस्तान पर हमला करें। तो मेरी बटालियन ने थे पन्नू एक जगह है, वहाँ एक ब्रिज है इचोगल कैनाल पे, उस पर जाके हमने कब्जा किया। इसके बाद जो है ये था 6 तारीख की सुबह का वाक़या। अच्छा। फिर 7 तारीख को दोपहर के टाइम किसी वक्त जो है ऐसा हुक्म आया कि भाई पाकिस्तान कसूर के थ्रू अपना आर्मर्ड डिवीजन, यानी कि टैंकों वाला डिवीज़न से हमला करने वाला है। तो हमारी बटालियन को हुक्म मिला कि भाई आप वापस आओ। हम वापस आए एक जगह कहलाते डिब्बीपुरा, वहाँ पर आए हम। और शाम को अंधेरे होने के बाद जो है हमें जो जगह दी गई थी, गांव कहलाता है वो चीमा। अच्छा।
उसके ऊपर जाके पोजीशन लेने की। तो मुझे ये बताइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा एक टैंकों का इस्तेमाल इस युद्ध में हुआ था, इसमें कोई शक नहीं, सबसे बड़ा युद्ध जिसमें सबसे ज्यादा टैंक पर क्या या लख्त इस्तेमाल हुए वो असल उत्तर क्या में ये उम्मीद कर रहे थे आप लोग कि इतने सारे टैंकों के साथ में पाकिस्तान आ जाएगा? नहीं, ये तो था उनके पास 1 आर्मर्ड डिव था। हाँ। और जिसको यूएसए ने पूरी तरह से लेस किया, पूरा इक्विपमेंट, टैंक, स्टेट ऑफ आर्ट कहना चाहिए कि उनके पास इक्विपमेंट था। तो क्या हम उसको मैच करते थे उस वक्त? ना, उस वक्त मैच का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आगे आपको सुनाऊंगा कि हम लोग जो है रात को 7-8 को पहुंचे, खुदाई की और सुबह तक कुछ हथियार साइट किए और तैयार हो गए साहब जंग के लिए। सुबह 8 बजे पाकिस्तान ने कसूर से अपने टैंक लॉन्च कर दिए, टैंकों से आगे हमला शुरू कर दिया। और हमारी जो आर्मर्ड रेजिमेंट थी जो डिलेइंग एक्शन कर रही थी, उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि उनका टैंक, पैटर्न टैंक जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट टैंक था। अच्छा। और हमारे पास थे शर्मन, जो उसके सामने दरअसल आप कह सकते हैं खिलौने की हैसियत थी। अच्छा। और अच्छा, और आप बता रहे थे कि आपकी जो बटालियन में उसमें लोग भी बहुत उसमें कम थे, जितने होते हैं उतने नहीं थे। हाँ, ये थोड़ा लंबा किस्सा हो जाएगा, लेकिन ये है कि हमारे कितने लोग थे? आमतौर से बटालियन में 700-800 आदमी होने चाहिए। हाँ। लेकिन उस वक्त कुछ इत्तेफाक ऐसे हुए कि हमारे यहाँ सिर्फ 300 आदमी थे। अच्छा। अफसर जैसे और सब कुछ मिला के 300 के करीब थे। कोई 150 आदमी एक एडवांस पार्टी में गए हुए थे, और कुछ जवान जिनके घरों में हमले, JNK में हमला हो गए थे, उसमें थे। अच्छा कर्नल साहब, ये बताइए कि आप वहाँ पर काफी खेत वगैरह थे उस समय, गन्ने के खेत थे, तो ये बताइए क्या इस तो रिहाइश भी वहाँ पर थी, लोग भी थे, तो लोग किस तरह से देख रहे थे उस पूरे जंग के उस माहौल को? हम कहा ना कि हम टीमा गाँव के आगे डिफेंस था हमारा, और जब हम वहाँ पहुंचे तो टीमा वाले, गांव वाले मौजूद थे। अच्छा। लेकिन काफी हद तक निकलना भी शुरू हो गए थे। और जब हम हमले में गए थे पन्नू पर, तो वहाँ बीच में एक नाला आता है, कसूर रोही नाला, उसमें से गाड़ियां, टैंक कोई भी पार नहीं कर सका। तो हमारा खाना जो है वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो वहाँ गांव है कालिया, संकतरा, ढोलन, उन लोगों ने जब देखा कि भाई इन लोगों का खाना नहीं बन रहा है, तो उन्होंने अपने घरों में खाना बना के भी हमें पहुंचाया। तो वो बड़ी पेट्रोटिज्म उन लोगों ने दिखाई। और मैं मतलब बावजूद जंग के, बावजूद उनके घरों पे गोला बरसने के, उन्होंने हमारी इतनी सहायता की, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं जी। तो फिर कैसे ये मुकाबला, जंग का जो ये सिलसिला है वो आगे बढ़ा? और इससे पहले कि जंग के मुकाबले की हम बात करें, ये बताइए कि असल उत्तर की लड़ाई क्यों कहा जाता है इसको? वैसे तो असल उत्तर से मतलब ये निकलता है कि साहब बिल्कुल फिटिंग जवाब आपको दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब पाकिस्तान को। तो क्या इसका क्या रेलेवेंस, मतलब क्यों था ये? रेलेवेंस ऐसा है कि एक गांव चीमा, आगे उसके गांव भूरा कोना, जहां एक बटालियन थी, एक बटालियन चीमा थी, एक हमारी दूसरी पैरेलल रोड थी, उस पे गांव असल उत्तर है, बड़ा गांव। अच्छा, है न गांव का नाम ही असल उत्तर है। अच्छा। और वहां पर भी एक बटालियन डिप्लॉय थी। लेकिन सारे मेजर एक्शन जो है ना वो चीमा में हुए। लेकिन जब नाम देने का आया तो बोले भाई ऐसा नाम दो कि जो वाकई फिटिंग हो। तो इसलिए असल उत्तर का मतलब आप सभी जानते हैं, सही जवाब, सही और असली जवाब। असली जवाब। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो इंडियन हिस्टोरियंस इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि असल उत्तर अकेली एक ऐसी जंग थी जिसमें के नॉर्थ से दुश्मन हमला करता आया और जीत कर दिल्ली तक पहुंच गया। असल उत्तर पहली एक जगह थी जहां हिस्ट्री में इन्वेडर को बुरी तरह से शिकस्त दी, पसपा किया, और उसके बाद उन्होंने कभी हमला करने की हिम्मत नहीं की। तो 8 तारीख का मैं कर रहा था कि 8 तारीख को उन्होंने एडवांस शुरू कर दिया, और वो भूरा कोना जो गांव
हमारे से आगे था, चीमा से आगे, वहाँ एक बटालियन थे, उसको 2 घंटे के अंदर अंदर जो है ना ओवर रन कर दिया। इतनी ज़बरदस्त ताकत थी। आप पूछ रहे थे ना कि इतनी तो मैं यही जानना चाह रही थी आपसे, क्या था वो मंजर युद्ध का जब चारों तरफ से इस तरह से हाँ, आवाजें तो अब गूंज वो रही थी? मंजर आने वाला है ना। अब वो बुरा कोना से हमारे पर आए और अब हमारा मंजर शुरू होता है। अच्छा। ठीक है ना। तो वो बहुत ही नाजुक मौका था। अच्छा। और देखिए साइकोलॉजिकल स्टेट 4 ग्रेनेडियर्स की देखिए कि 6 सितंबर की सुबह से जंग में थे और सामने की बटालियन जो है ना ओवररन हो गई। साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट हो सकता है, लेकिन नहीं साहब, हमारे जवानों ने डट करके मुकाबला किया। और हमारे, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया है कि लड़ाई शुरू होने के बाद हमारे पास 106 मिलीमीटर आरसीएल गन आई, 4 आई, और उन चारों गन्स ने ज़बरदस्त फायर किया। अच्छा। और आरसीएल गन ऐसी है कि अगर उसका गोला टैंक पे लग जाए तो फिर टैंक जले बगैर नहीं रहता, बर्बाद हो जाता। लेकिन उसकी एक कमी ये है कि जब आरसीएल गन फायर करती है तो 45 मीटर पीछे तक शोला जाता है जो दूर से नज़र आता है। तो आरसीएल गन की लाइफ जो है ना, ज़िंदगी बैटलफील्ड में 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 राउंड, मगर हमारी इन 4 आरसीएल गन्स ने 3 दिन तक जो है ना बराबर फायर किया। अच्छा। तीसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को कोई 11 बजे अब्दुल हमीद ने जो है ना, उस वक्त बड़ा सख्त हमला आया था, तो उसने फटाफट के बाद दिख रहे 3 टैंक बर्बाद किया। और जब चौथा टैंक बर्बाद कर रहा था तो किसी टैंक ने उसे देख लिया और उसे उड़ा दिया। जी। तो मतलब ये जो मंजर था बहुत ही खौफनाक था। और लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, इसका विवरण कर्नल साहब हम और भी सुनेंगे। और हम शहीद अब्दुल हमीद के बारे में भी आपसे बात करेंगे, उनकी यादों को हम ताज़ा करेंगे। अब्दुल हमीद जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया था, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सीधा संवाद में, लेकिन ये बातचीत कर्नल रसूल खान साहब से जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीधा संवाद। आज हम बात कर रहे हैं 1965 में भारत पाक युद्ध की जो यादें उनको ताज़ा कर रहे हैं, और असल उत्तर में जो लड़ाई हुई थी, जो बहुत निर्णायक लड़ाई मानी जाती है, वहाँ पर मौजूद थे कर्नल रसूल खान साहब, उसमें हिस्सा ले रहे थे। ये बताइए कर्नल साहब, जिस तरह से अब्दुल हमीद साहब को वीर गति प्राप्त हुई, वो शहीद हुए और मरणोपरांत उनको फिर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनकी भूमिका क्या थी और कैसे याद करते हैं आप उनको? भाई देखिए, उनकी भूमिका जो है, ये कहूँगा कि ऐसी थी कि जिसने हमारी इज्जत रख ली और दुश्मन को खदेड़ा, बर्बाद किया। खैर वो अकेले नहीं थे, और भी लोग थे, लेकिन उन्होंने जो बहादुरी दिखाई वो बेमिसाल थी। और 3 दिन तक उन्होंने फायर किया। और जैसा मैंने कहा ना कि आरसीएल गन एक दफ़े फायर की है तो उसकी पोजीशन जाहिर हो जाती। तो उनका ड्राइवर था एक नसीम, वो फटाफट जो है ना गाड़ी दूसरी जगह ले जाते, पोजीशन चेंज कर लेते। और उसमें थोड़ा अल्लाह मियाँ की भी मदद थी कि वहाँ पर खेती थी, उसकी वजह से डिटेक्ट करना मुश्किल होता। एक और मैं बात बताना चाहूँगा, अब्दुल हमीद और एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे बहराम पंतकी। अच्छा। वो तोप खाने के 91 माउंटेन रेजिमेंट के थे, और वो हमारी सहायता में, मतलब ये वो देख के दुश्मन को फायर करते थे। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे राब्ता कायम हुआ, ट्यूनिंग हो गई। हाँ, ट्यूनिंग हुई, कुछ ऐसा राब्ता कायम हो गया कि साहब वो पंतकी अपना सेट लेके, बाइनोकुलर लेके, एक शीशम का दरख्त था काफी ऊंचा, उस पर वो चढ़ गए, उस पर चढ़ जाते थे। और वहां से खुद भी आर्टिलरी का फायर गिराते थे। जैसे जैसे, क्योंकि अब वो ऊंचे हो गए तो उनको फील्ड ऑफ विजन काफी बढ़ गया, तो वो दूर से देख सकते थे। तो वो खुद फायर गिराते और अब्दुल हमीद को वार्न करते कि अरे भाई देख, इस तरफ से वो देख रहे हो ना फलाना दरख्त, उसके बाएं से जो है ना आ रहा, तैयार हो जाओ। अब वहाँ
विजिबिलिटी जो थी ना, यानी कि आप 200-300 गज से ज़्यादा दूर नहीं देख सकते थे। तो जब तक टैंक 200-300 गज मतलब खेती में से थोड़ा सा आगे आके जो वो दिखने लगता, जब भी उस पर फायर हो सकता था। तो वो वार्न करता, पहले खुद फायर गिराता, वार्न करता, और फिर हमीद उस पर फायर करके उसे बर्बाद करके फिर क्या अपनी दूसरी जगह। मतलब ये कि आंखों देखा हाल वो बता रहे थे और निशाना जो है वो अब्दुल हमीद साहब लगा रहे थे। इसमें क्या कोई बात। शक नहीं। वो और तो मतलब कितने टैंक गिराए हम देखिए अब्दुल हमीद साहब ने? 3 दिन तक फायर हुआ है। असली काउंट तो जो है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसा माहौल था कि किसी को कोई टैंक गिनने की तो फुर्सत नहीं थी, फुर्सत भी नहीं जाहिर थी, है। और खेती भी इतनी थी कि आप बिल्कुल पता ये नहीं नहीं लगा कर, लेकिन उसमें से धुआं उठता, आग उठती, तो उससे पता चलता था। तो उन्होंने 3 दिन के दौरान जो है कम से कम मैं समझता हूँ 10-11 टैंक से कम नहीं गिराए होंगे। 3 दिन तक फायर कितना हुआ। राउंड आप बता देते थे आरसीएल गन के, जो आप कहते हैं कि जो 2-3 से ज्यादा देखिए, नहीं होते, कितने राउंड चला होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारी 4 आरसीएल गन्स ने इन 3 दिन के दौरान 137 राउंड फायर किए हैं। अच्छा। ये एक रिकॉर्ड है इन इटसेल्फ। नहीं तो मैंने बताया कि भाई 1-2 राउंड से ज्यादा की जिंदगी नहीं। अच्छा, फिर हुआ क्या? अब्दुल हमीद साहब कैसे उनको वो लगा, तोप का गोला कैसे लगा, क्या हुआ? जैसे मैंने कुछ देर पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ जी कि 10 तारीख को देखो 8 और 9 को हमले आए, तो और पाकिस्तान की पूरी टैंकों की जो है ना टोली हमें बर्बाद नहीं कर सकी, हमको उखाड़ नहीं सकी। तो उनके जो जीओसी थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, वो बड़े इम्पेशेंट हो गए और बोले कि यार कमाल है, एक छोटी सी बटालियन आप लोगों से नहीं हो रही, तो वो खुद भी आगे बढ़े। अच्छा। और उनकी वजह से टैंकों की जो हमले की तादाद है वो भी एक रेजिमेंट होगी, कोई 45 टैंक हमारे सामने। और हवाई जहाज, पाकिस्तान के हवाई जहाज, उन्होंने बड़ी बमबारी की। एक जगह तो नेपाम बम फायर कर दिया। नेपाम बम होता है जो कि ज़मीन पर ऐसे फैल के आग लगा देता है। वो इत्तेफाक हमारी खुशकिस्मती कि वो एक खाली खेत के अंदर पड़ा। तो उस वक्त बड़ी नाजुक हालत थी, और उस वक्त जो है ना अब्दुल हमीद ने क्विक सक्सेशन में बहुत जल्दी करके 3 टैंक फटाफट बर्बाद किए। जब वो चौथा टैंक पर फायर कर रहे थे, और हमें उम्मीद है वो उन्होंने उसको भी बर्बाद किया कि उधर से, क्योंकि धुआं जरूर उठा और धमाका हुआ, किसी दूसरे पाकिस्तानी टैंक ने साइड से, फ्लैंक से जो है ना वो उनको स्पॉट कर लिया। अच्छा। और सीधा उनके पर गोला चलाया। उनकी जीप में से अब भी ऐसा गोल 106 मिलीमीटर का जो है ना सुराख आपको नज़र आएगा। आज वो हमारे रेजिमेंटल हेडक्वार्टर में रखी है, और वो खुद उनके चिथड़े हो गए और उनको वहीं पर दफन किया गया। और मैं आपको ये बताऊं, वहाँ के लोकल्स उनके मज़ार की ज़ियारत करते हैं, उनको जिंदा पीर समझते हैं। क्या? और थर्सडे के दिन बड़ा ज़बरदस्त मेला होता है, और 10 सितंबर को जिस दिन वो शहीद हुए थे उस दिन बड़ा उर्स मनाया जाता है उनका। साथ ही जो ऊपर बैठे थे पंतगी साहब, वो भी बेचारे पकड़े गए। उनके भी जो है सर में गोली लगी, वो धड़ाम से बेचारे नीचे गिरे। खैर वो बच गए। उनकी तीमारदारी हमारे डॉक्टर ने उसी वक्त कर दी, लेकिन फिर उनकी याददाश्त ख़त्म हो गई, बिल्कुल याद नहीं उनको। अच्छा कर्नल साहब, जैसे हम जानते हैं कि अमृतसर बहुत वाइटल था जी। और ये कहा जाता है कि साहब ये असल उत्तर की लड़ाई में हमने अमृतसर को बचाया है, उसको नहीं तो वो भी कहीं आ सकता था रॉ में बह। क्या वो ये जो इसका एक स्ट्रेटेजिक रणनीतिक महत्व है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। दरअसल थोड़ी पंजाब की ज्योग्राफी आप समझें जी। अमृतसर लाहौर, अमृतसर खेमकरन कसूर, फिरोजपुर हरी के
भिक्कीविंड लाहौर। तो अगर उस वक्त 8-9 तारीख को 4 ग्रेनेडर्स के अलावा जमीन पर कोई ट्रूप्स नहीं थे। अच्छा। थे पीछे तक भिक्कीविंड और पीछे हरीके, और अगर वहाँ से वो निकल जाते हैं किसी तरह से, वो तो कहना चाहिए कि 4 ग्रेनेड्स की जमा मर्दी और उसकी बहादुरी ने उनको मार रोक दिया। अगर लेकिन वो छूट जाते हैं तो ये देखिए 1962 से ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद, भिक्कीविंड होने के बाद जो है, आप ब्यास रिवर तक पहुंचकर कहीं भी जाओ, जालंधर भी आपके बाएं रह जाता है, अमृतसर भी बाएं रह जाता है, बड़े बड़े तरन तारण वगैरह बड़े बड़े शहर जो सारे बाएं रह जाता है। तो बड़ा क्या कहना चाहिए, मार्का खेज जंग लड़ी है हमने साहब। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ओके जो नॉर्थ से कोई इन्वेडर आया और उसको खूब अच्छी तरह से पसपा करके ख़त्म किया हम लोगों ने। अच्छा, ये जो वहाँ पर टैंक पकड़े गए, बहुत सारे टैंक, और ये माना जाता है कि साहब हिंदुस्तान में अभी जितने भी टैंक पाकिस्तान के अगर कहीं दिखाए जाते तो वो उसी असल उत्तर की लड़ाई से ही जो टैंक वहाँ पर आए, बरामद हुए। और हमने वहाँ पर जो एक शहर भी उस नाम से बसाया गया, पैटर्न नगर, है ना? देखिए साहब, एक आमर ड्यूम में आमतौर से 135 से 150 के करीब टैंक होते हैं। उनमें से 94 टैंक किसी न किसी से वजह से बर्बाद हुए पाकिस्तान के। तो आप ये समझिए कि उनकी 2/3 जो है ना स्ट्रेंथ खत्म हुई। तो एक तरीके से आमर ड्यूम ही उनका खत्म हो गया। और जैसा मालूम है उनका जीओसी भी मारा गया। हाँ, वो तो मैं आपसे ठीक बता नहीं पाया। उनका जीओसी, अच्छा, जब अब्दुल हमीद शहीद हुए तो उस वक्त जो है ना एक रेजिमेंटल कमांडर 24 कैवेलरी का पाकिस्तान का, वो धड़ाधड़ टैंक जो है सड़क के ऊपर से आता, वो हमारे करीब करीब पीछे पहुंच गया और उसने खूब फायर किया। अच्छा, अब वो चारों तरफ उसने देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि कुछ तो कैमोफ्लेज बहुत अच्छा था। कैमोफ्लेज मतलब हमने अपने पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से छुपाया हुआ था। हाँ। और खुदा की देन थी, उस वक्त क्रॉप्स थे, तो उसको कुछ नजर नहीं आया। तो उसने कह दिया कि जी मामला क्लियर है, आप आ जाओ, ये यूनिट ओवररन हो चुकी है। तो जीओसी और कमांडर आर्टिलरी, समी उनका नाम था, वो जीप में धड़ाधड़ आगे और जैसे ही हमारे सामने आए, बटालियन के जहाँ डिफेंसेस थे, मोर्चे थे, वहाँ आए तो एक जवान खड़ा हुआ था। तो उसने स्टार प्लेट देखी और झंडा देखा तो सैल्यूट किया। अच्छा। फिर उसको ध्यान आया कि इधर से दुश्मन आ सकता है, अपना जनरल तो आ नहीं सकता। तो उसने जो थम कौन आता कुछ ऐसा कहा, इतने में ब्रिगेडियर समी ने अपना पिस्टल निकाला और धड़ाम से उसको शहीद कर दिया। तो बस ये इशारा था। सामने जो ट्रेंच में बैठे थे, जो नज़ारा देख रहे थे, उनमें एक का नाम था शफीक और एक का नाम नौशाद। एक एमएमजी लिए बैठा था, एक एलएमजी, मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन। तो उन्होंने साहब धड़ाधड़ फायर किया। सीआरटी उनका नाम था समी, वो तो वहीं ढेर हो गए, गिर पड़े। जीओसी जो है और उनके साथ एक और अफसर थे, वो बुरी तरह जख्मी हुए, लेकिन वो किसी तरह से जीप से। तो ये जी, तो ये कितने वक्त तक, ये कितने दिन ये रही, और जो फाइनल मोमेंट था जीत का, उसके बारे में थोड़ा सा आप चलते। देखिए साहब, ये डिफेंसिव, मैंने पहले अर्ज किया था कि हम लोग ऑफेंसिव पे गए थे, हमला करने गए थे। जो डिफेंसिव बैटल ये 3 दिन तक चली, जो उसका क्या कहना चाहिए, जैसे यूटेक्टिक पॉइंट कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लम्हा वो था जबकि उनका जीओसी और सीआरटी मारा गया। उसके बाद उनके यहाँ खलबली मच गई। लेकिन जीओसी की क्योंकि बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी, सीआरटी की बॉडी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने उसको रिकवर करने के लिए बहुत हमले किए।
3-4 हमले किए, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर आखिर में कोई 5:30 बजे टैंकों पर इन्फेंट्री यानी पैदल फौज बैठकर आई और हम ये समझे कि अब ये हमारे पे फाइनल हमला करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उतरे, उनकी बॉडी उठाई और पीछे रवाना हो गए। तो ये कहना चाहिए कि जो क्रिटिकल मोमेंट था वो 11 और 12 बजे 10 सितंबर को था और लड़ाई 3 दिन तक चली है। तो आप उसमें विजयश्री लेकर आए और असल उत्तर की लड़ाई को आज भी लोग इसीलिए याद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल रसूल खान साहब, आपने इतना जो अकाउंट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सीधा संवाद में थे कर्नल रसूल खान साहब। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।